अगर किसी बच्चे ने पिछली बार 720 में से 30 क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिए होते जो आउट ऑफ सिलेबस थे, जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, 30 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे तीनों सब्जेक्ट में, 30 ही क्वेश्चन थे। जिसने 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, बाकी 150 सही कर दिए, 600 नंबर भी आ गए ना, 1000 में रैंक थी। मैंने आपको एक दिन बताया था कि टेस्ट अटेम्प्ट करने का मेथड अगर आपका सही है तो आप नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि देखो, आप सब अच्छे से मेहनत कर रहे हो, डेली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, एनसीईआरटी पढ़ना, ये हर बच्चा कर रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है, आप लोग तो डेली मिस्टेक भी लिख रहे हो। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, प्रेजेंट टाइम पे जिस सिचुएशन में आप चल रहे हो, डेली मिस्टेक लिखते हो, मिस्टेक दिखाते हो, ठीक, इसको रिवाइज करना और शुरू कर दो, आप इंडिया के टॉप 50,000 स्टूडेंट्स में होंगे। और उन 50,000 स्टूडेंट्स में से आपको सिर्फ टॉप 1000 में आना है। कैसे? जैसे अभी आप इंप्रूव कर रहे हो ना, इसको धीरे धीरे और इंप्रूव करना है। उसी में एक मेथड मैं आज आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बोला था टेस्ट अटेम्प्ट करने के मेथड से हम अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक। अभी आपने 2 टेस्ट किए, आपके बीट के 2 टेस्ट हो गए, ठीक। अब 24 अगस्त को आपका बीट का 3rd मेजर टेस्ट है, ठीक। मैं जो मेथड आपको बता रहा हूं, इस मेथड से बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, आप बीट के 3rd मेजर टेस्ट में हर बच्चा मिनिमम 40 मार्क्स अपना स्कोर इंप्रूव कर सकता है। अलग कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनालिसिस करना है। कैसे? जैसे मैं बताऊंगा। एक तो जनरली आप सब ये तो करते ही हो भाई, आपके बीट के 3rd मेजर टेस्ट में, रिवीजन टेस्ट में आपके पहले 2 यूनिट वाला सिलेबस आएगा। वो तो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं है, लेकिन इन 2 टेस्ट में जो मिस्टेक की है वो रिवाइज तो सबने कर ली होगी। अब एक नया काम और ऐड करो। आपको क्या करना है? सिर्फ 90 मिनट देनी है। 45 मिनट पहले टेस्ट को और 45 मिनट सेकंड टेस्ट को, ठीक। आपके पास दोनों टेस्ट हैं, ठीक। दोनों को 45 मिनट देना है। पहला टेस्ट आपने उठाया, पहले टेस्ट में 180 क्वेश्चंस है। अब आप साथ में एक OMR लेना, खाली OMR लेना है, और आपको क्या करना है, इन 180 क्वेश्चंस को इन 45 मिनट में ये डिसाइड करना है कौन सा क्वेश्चन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में करते, ये मानते हुए अगर नीट एग्जाम का पेपर होता, फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन करते, कौन सा क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट में, कौन सा थर्ड अटेम्प्ट में, और कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ देते, लीव कर देते, ठीक। अब OMR का क्या करना है? OMR में आप ना पहले क्वेश्चन के सामने गोला भरोगे, दूसरे क्वेश्चन के सामने, तीसरे, चौथे, 180 क्वेश्चन तक। अगर आपको मानते हो कि पहला क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में करते, तो OMR में कौन सा गोला फिलअप करेंगे? फर्स्ट। और सेकंड अटेम्प्ट के लिए सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट के लिए थर्ड, और फोर्थ अटेम्प्ट के लिए, सॉरी, लीव करने के लिए फोर्थ ऑप्शन फिलअप करेंगे, ठीक। समझ आई बात? कितने मिनट में? 45 मिनट में कर लोगे। खास ध्यान क्या रखना है, जब आप इन क्वेश्चंस का, ये क्वेश्चन सबने 180 क्वेश्चन पढ़ लिए, मिस्टेक का एनालिसिस कर लिया, जो गलती हुई, जो क्वेश्चन छूट गया, वो सबने अपने एनालिसिस कर रखा है। अब आपको 180 के 180 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 180 के 180 क्वेश्चन में आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन फिलअप नहीं करना। कुछ क्वेश्चंस में आपको फोर्थ ऑप्शन भी फिलअप करना है। अब किस बच्चे को कितने क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन फिलअप करना है, ध्यान से सुनना। जिस बच्चे के 300 से कम मार्क्स है, वो कम से कम 50 क्वेश्चंस में ऑप्शन 4 फिलअप करेगा। यानी इनमें से 50 क्वेश्चन ऐसे लिखेगा कि अगर नीट एग्जाम में सेम पेपर आता तो ये 50 क्वेश्चन में टच नहीं करता, ठीक। फिर जिस बच्चे के 300 से 400 के बीच में नंबर है, वो कम से कम 40 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करेगा जिसपे वो लिखेगा कि ये क्वेश्चन मैं नीट एग्जाम में नहीं करता अगर सेम पेपर आता। जिस बच्चे का 400 से 500 स्कोर है, वो 30 क्वेश्चंस में फोर्थ ऑप्शन फिलअप करेगा, यानी वो बोलेगा मैं ये नीट एग्जाम में छोड़ देता। जिसका 400 से 500 स्कोर है, वो लिखेगा कि जो 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें, सॉरी, 500 से 600 वाले, जिसका 500 से 600 के बीच में, उसको 20 क्वेश्चन ऐसे फिलअप करने हैं जो फोर्थ ऑप्शन में आएंगे। और जिस बच्चे के 600 प्लस है, वो भी कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करेगा कि ये अगर पेपर सेम नीट एग्जाम में आता तो मैं इनको सोल्व नहीं करता। अब आप कहेंगे सर, जब मैं इन 180 क्वेश्चन को देखूंगा, मुझे तो हर क्वेश्चन लग रहा है मैं सोल्व कर सकता हूं या कर लेता। लगेगा ना आपको?
आते हुए क्वेश्चन पे आप ये लिख सको कि नीट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता मैं इसको ना करता। यही तो कला मुझे आपको सिखानी है, नहीं समझे? और इस कला का बेनिफिट क्या होगा, एग्जामिनर कितना ही बड़ा सरप्राइज दे ले, कितना ही वेरिएशन कर ले, कितना ही टफ पेपर बना ले, कितना ही ट्रिकी बनाए, कितना ही लेंथी बनाए, आप टॉप 1000 में रैंक लाओगे अगर ये प्रैक्टिस हर टेस्ट के लिए करोगे। सिर्फ कितने मिनट में? 45 मिनट में। कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करना है, बस ये बताना कि यार ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में करना चाहिए बच्चे को। एक टीचर मानते हुए खुद को आप ये समझो कि आप अपने साथी को समझा रहे हो, यार ये क्वेश्चन है ना नीट एग्जाम में आता तो पहले अटेम्प्ट में होना चाहिए, ये क्वेश्चन दूसरे अटेम्प्ट में होना चाहिए, तीसरे अटेम्प्ट में होना चाहिए, और ये क्वेश्चन अगर नीट एग्जाम में आता तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए। कैसे? आपके मार्क्स के बेसिस पे। जिसके 300 से कम नंबर है वो 50 क्वेश्चन ऐसे रखेगा जो लीव करने, फोर्थ ऑप्शन में जाएंगे। 300 से 400 वाला 40 क्वेश्चन, 400 से 500 वाला 30 क्वेश्चन, 500 से 600 वाला बच्चा 20 क्वेश्चन, और 600 प्लस वाला 15 क्वेश्चन। अब किसी बच्चे के मान लीजिए 650 प्लस नंबर है, फिर भी आपको बताना है कि कौन से 15 क्वेश्चन छोड़ने वाले होने चाहिए। अगर आपने ये कला सीख ली ना, फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता दुनिया में, चाहे आप सेल्फ स्टडी करते रहो, घर बैठ के पढ़ते रहो। समझे या नहीं समझे? और सिर्फ 45 मिनट में करना है। इससे पता क्या होगा, इससे आपके माइंड की जो रीजनिंग है, जो आपके माइंड की थॉट प्रोसेस है, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, वो डेवलप करेगी। आपका रिजेक्शन मेथड, रिजेक्शन मेथड पता क्या है? एग्जामिनर आपको रिजेक्ट करना चाहता है टफ, लेंथी, कैलकुलेटिव, आउट ऑफ सिलेबस और आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन देके। आप उन क्वेश्चंस को रिजेक्ट कर देना, अपने आप सिलेक्ट हो जाओगे। अगर किसी बच्चे ने पिछली बार 720 में से 30 क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिए होते जो आउट ऑफ सिलेबस थे, जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, 30 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे तीनों सब्जेक्ट में, 30 ही क्वेश्चन थे। जिसने 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, बाकी 150 सही कर दिए, 600 नंबर भी आ गए ना, 1000 में रैंक थी। उस 1000 रैंक के लिए बात कर रहा हूं मैं। समझे या नहीं समझे? बोलो, कोई डाउट है क्या? तो एक दिन बैठ के 45 मिनट एक पेपर करना, फिर दूसरे दिन बैठ के आप 45 मिनट दूसरा पेपर करना। आप इन 90 मिनट में वो सारी चीजें सीख जाओगे जो पिछले साल आपने गलती की है। कोई बच्चा पिछले 2 साल से ड्रॉप कर रहा है, 3 साल से ड्रॉप कर रहा है, ये 2 दिन, ये 90 मिनट आपको वो मिस्टेक सिखा देंगे जो आप आज तक करते आए हो और जो 2026 में नहीं करनी है। मैं आपको ना दावे के साथ बोलता हूं, आप ना ये बीट के 30 टेस्ट और ये 30 बार ऐसे एनालिसिस कर जाओ। मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, टॉप 1000 की बात कर रहा हूं। समझे या नहीं समझे? टॉप 1000 की, हर बच्चे की, क्योंकि आप सारे मेहनत कर रहे हो। क्लास में आना, घर जाके पढ़ना, मिस्टेक लिखना, यानी वो बच्चा सिलेक्शन चाहता है, बस उसको ना लगातार इंप्रूवमेंट की जरूरत है एग्जाम तक। ये जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो एग्जाम तक करना, एग्जाम डे तक डेली मिस्टेक लिखना, वो तो मैं करवा लूंगा। अगर तुम्हें क्लास में, तुम क्लास में भी आओगे ना, मिस्टेक लिखवाना मेरा काम है, और इसमें भी मैं आपका साथ दूंगा। अब मैं एक एक बच्चे का एनालिसिस करना शुरू करूंगा, आपकी एक एक मिस्टेक चेक करना स्टार्ट करूंगा, 1 by 1 ग्रुप में बुला के, ये भी मैं शुरू करूंगा। अभी देखना आप हम कितना इंप्रूव करने वाले हैं नेक्स्ट एक 1.5 महीने में। दूसरे बच्चों से आप ना, जो दूसरी कोचिंग के बच्चे हैं, मेंटली आप उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। दूसरे बच्चे फिजिक्स के साथ लड़ते रहेंगे, हम केमिस्ट्री और बायो से ही बीट कर जाएंगे सब कुछ। समझा नहीं समझे? ठीक, तो ये करोगे आप एनालिसिस। ये एनालिसिस सबसे जबरदस्त चीज होने वाली है। और 24th वाले टेस्ट में आपको क्या करना है, जिस बच्चे का स्कोर 300 से नीचे था वो सिर्फ 100 क्वेश्चन करना, सिर्फ 100। जिस बच्चे का 300 से 400 के बीच में था वो सिर्फ 110 या मैक्सिमम 120 क्वेश्चन करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। जिसका 400 से 500 के बीच में था वो बच्चा 130 से 140 के बीच में क्वेश्चन करेगा। 500 से 600 जिसका स्कोर था वो 150 से 160 क्वेश्चन करेगा, और जिसका 600 प्लस स्कोर था ना वो 165 से 170 स्कोर क्वेश्चन करेगा, इससे ज्यादा नहीं करने। रिजल्ट देखना आप, इसी बार से आपका सबका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। नोट कर लेना मेरी इस बात को, समझे? यानी करोगे पक्का? इस बार मैंने कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने का बोला, मैंने कुछ अलग पढ़ने का बोला, मैंने ना आपको फिजिक्स पढ़ने का बोला, ना केमिस्ट्री पढ़ने का बोला, ना बायोलॉजी पढ़ने का बोला। और मैं अभी दिखा रहा हूं 24 अगस्त वाले टेस्ट में आप सबके 40 मिनिमम नंबर इतने बढ़ जाएंगे। और सोचो अगर इस टेस्ट में मैंने 40 आपके बढ़ा दिए ना, नीट तक मैं कितने बढ़ा दूंगा। मैं 240 वाले बच्चे को 640 पे ले जाऊंगा, ये गारंटी है। लेकिन कब? जब पूरा फॉलो करोगे। इस लड़की ने प्रॉमिस किया है, आप इसका नाम नोट कर लो, आज इसका मैं सिलेक्शन कराऊंगा।
पूरा करेगी ना लास्ट तक। तूने प्रॉमिस किया बेटा, ध्यान रखना इस बात का। प्रॉमिस किया तो मैं भी प्रॉमिस करता हूं सिलेक्शन करा के दिखाऊंगा, ठीक। और ये आप ना मेरे पुराने स्टूडेंट से पूछना, मैं जिसको ऐसे भरी क्लास में बोल देता हूं ना तेरा सिलेक्शन करा दूंगा, उसका फिर रुकता नहीं है कभी, ठीक। ये मेरा रिकॉर्ड है, मैं अपने रिकॉर्ड नहीं टूटने देता, ठीक। चलो आगे बढ़ जाए, समझ आए? लास्ट पार्ट करो आज का। हाँ, और एक और, बीट टेस्ट सीरीज के अलावा आपको दुनिया की कोई और टेस्ट सीरीज करने की जरूरत नहीं है। बीट में 30 टेस्ट है, ये अच्छे से कर जाओ, पूरा पेपर यहां से आएगा। तुमने हमारे पहले और दूसरे टेस्ट से आइडिया लगा लिया ना लेवल कैसा है, ठीक है। तुम्हें समझ आ रही ना बायो का लेवल, कैसे लॉलीपॉप पेपर सोल्व करते तुम लास्ट ईयर। अकेले बायो ने बता दिया ना तुम्हें, 1-2 टेस्ट के बाद केमिस्ट्री भी बता देगी, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे सर केमिस्ट्री इजी है, रुको तो सही, थोड़ा D&F ब्लॉक की तरफ आने तो दो, मुझे कोऑर्डिनेशन की तरफ बढ़ने तो दो, ठीक। और धीरे धीरे फिजिक्स भी तुम्हें बताने लग जाएगी, समझे या नहीं समझे, ठीक। बीट फिजिक्स तो वैसे ही अच्छी आ रही सर, फिजिक्स तो पिछली बार अच्छी थी हमारी, फिजिक्स तो पिछली बार जो बच्चे सोल्व करके वो गए वो बोल रहे फायदा हुआ है। बीट के सिर्फ ये 30 टेस्ट, अगर इसके अलावा किसी भी बच्चे को कोई अलग टेस्ट सीरीज करनी है मेरे से पूछ के करेगा, मैं बताऊंगा कब करनी है। 2 टेस्ट सीरीज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन टाइमिंग सही होना और स्ट्रेटजी सही होना बहुत जरूरी है, समझे नहीं समझे, ठीक।